के साथ करते हैं और पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और उन्होंने कहा कि मैं सही आदमी लेकिन गलत पार्टी में था। मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। आप अपने सिद्धांतों से भटक गई है। राघव चड्ढा ने पीएम मोदी की नीतियों की भी तारीफ की। संदीप पाठक ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। तो राघव चड्ढा बीजेपी दफ्तर पहुंचे, बीजेपी में शामिल हो गए हैं राघव चड्ढा। संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो गए। नितिन नवीन ने राघव चड्ढा को बीजेपी में शामिल कराया है। आम आदमी पार्टी के बागी सांसद बीजेपी ऑफिस पहुंचे, नितिन नवीन से मिलने पहुंचे और राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल बीजेपी ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नितिन नवीन ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट भी किया। आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक एमपी का बीजेपी में विलय। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 7 सांसदों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। बीजेपी में विलय का लेटर राज्यसभा चेयरमैन को दिया गया है और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा का एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी रिजाइन करने के बाद उन्होंने ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि 7 सांसदों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। बीजेपी में विलय का लेटर राज्यसभा चेयरमैन को दिया गया है। तो अब राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया है। आज पश्चिम बंगाल के दमदम में पीएम मोदी ने रैली की है और इस दौरान पीएम ने भारी मतदान के लिए बंगाल के लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर पर मुहर लग गई है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कल की वोटिंग देखकर दीदी परेशान है। टीएमसी का दिया फड़फड़ा रहा है। के पहले चरण का मतदान हो चुका है और बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। साथियों, पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में नाविकों के साथ सैर भी किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे नाव चालकों से मिलने का अवसर मिला, जिनकी परिश्रमशीलता सराहनीय है
और सुबह की सैर करने वालों से भी मुलाकात हुई। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नोएडा से गिरफ्तार आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आईएसआई के इशारे पर तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान काम कर रहा था। आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। सोशल मीडिया के जरिए तुषार उर्फ हिजबुल्ला का ब्रेन वॉश किया गया था। धर्म परिवर्तन कर तुषार चौहान हिजबुल्ला बना था। तुषार को पिस्टल, कारतूस और रकम मुहैया कराई गई थी। पिस्टल और पैसे सप्लाई करने वाले की एटीएस तलाश कर रही है। जल्द ही दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेगी। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने के 2 संदिग्ध आतंकियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। तो वहीं नोएडा हिंसा की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की जांच में दिल्ली से गिरफ्तार हिमांशु ठाकुर के घर से डायरी मिली है। इसमें नोएडा हिंसा का ब्लूप्रिंट है। एसटीएफ ने तमिलनाडु से मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद 19 अप्रैल को हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। हिमांशु मूल रूप से उधम सिंह नगर का रहने वाला है और मजदूर बिगुल दस्ता के लिए काम करता है। हिमांशु के शालीमार गार्डन स्थित घर से डायरी मिली है। जांच में पता चला कि हिमांशु और इसके साथी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों का ब्रेन वॉश करते थे और उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए भड़काया करते थे। इस तरह से इन लोगों ने कई छात्रों को नोएडा और दूसरे शहरों में हुए श्रमिक आंदोलन में जोड़ा था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में थाना चंबा क्षेत्र के अंतर्गत चंबा कोटी कॉलोनी रोड पर नैल के पास एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वाहन में करीब 10 लोग सवार थे। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थाना चंबा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी जंग की। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ज का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। खामेनेई का खानदान खत्म कर देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो तनाव जारी है, उससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। खामेनेई का खानदान खत्म कर देंगे। देखिए, खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत सीक्रेट रहे, इसके लिए चीन ने खास सैटेलाइट फोन दिए हैं। और इसी तरह ईरान और पाकिस्तान के बीच भी कम्युनिकेशन चल रहा है। चीन में इसे सैटेलाइट हॉटलाइन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता है या फिर करीबी देशों के साथ बातचीत में इसको एक्टिव किया जाता है। इसी कम्युनिकेशन सिस्टम से पाकिस्तान और चीन के बीच बातचीत होती रही है। यानी चीन इस वक्त ईरान की कई तरीकों से मदद कर रहा है। और अब बिहार की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं।
नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट पहले ही सरकार के पक्ष में था। एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन था, जबकि महागठबंधन के पास 35 विधायकों का। सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में विपक्ष मत प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद इस पर सदन में चर्चा हुई। सभी पार्टियों के संबोधन के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सभी सवालों का चुन चुनकर जवाब भी दिया। चर्चा के बाद विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। सदन में सम्राट सरकार को विश्वास मत मिला और सीएम सम्राट फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। जो इस प्रस्ताव विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का चुन चुनकर जवाब भी दिया। बिहार में सुशासन का राज और नीतीश कुमार के बेहतर काम जारी रखने का दावा भी किया। तो विपक्ष की ओर से लालू प्रसाद की पाठशाला से निकलने के आरोपों पर भी जोरदार जवाब दिया। उन्होंने खुद की उम्र पर लगे आरोपों पर भी पलटवार किया है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकता गिनाई, तो लालू प्रसाद पर आरएसएस की शरण में जाकर सरकार बचाने के लिए जाने का दावा भी किया। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की ओर से व्यक्तिगत आरोप लगाने के आरोप पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के जवाब में कुछ भी साफ नहीं था। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी के सचेतक रह चुके हैं, इसलिए उनकी पाठशाला आरजेडी ही है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कौन किया है? बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते सबका अधिकार है कि कितने शिक्षित हैं जानना, कितने उन पे मुकदमे हैं ये जानना, लेकिन सब गोल मटोल है। उनका उम्र क्या है ये भी लोगों को नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है, तो कौन सा एफिडेविट पे विश्वास करेगा लोग? और कहाँ सम्राट चौधरी जी तो सचेतक थे हम लोग के दल में, तो बात तो यहीं से हुई है। खबर पटना से है, जहां पंचायती राज दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले साल एनडीए ने धनतंत्र के जरिए सरकार बनाई। साथ ही तेजस्वी ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों, खासकर आरजेडी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मौजूदा सरकार पंचायती व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। चुनाव में जो हुआ, हम लोगों का 20 लाख वोट जो है बढ़ा। पिछले चुनाव में 1,70,00,000 मिला था, इस बार 1,90,00,000 वोट मिला। लेकिन तंत्र मंत्र से, मशीन तंत्र और धन तंत्र से 10,000 रुपया बंटवा अटवा करके चुनाव के दौरान छल कपट से लोग राज सिंहासन जो है हथियाया है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। बरही थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात हुई है, जिसमें 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक को निशाना बनाया। करीब 4 लाख रुपए नकद और 2 करोड़ रुपए के जेवरात की लूटपाट हुई है। बैंक कर्मी का दावा है कि 5 से 6 करोड़ रुपए के जेवरात की डकैती हुई है। हथियार दिखाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। बैंक कर्मियों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच अब हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मियों के साथ मारपीट करने के साथ ही
कई रुपयों की लूट जो है वो कर ली गई है। और बैठ के हम लोग सारा स्टाफ टीम मीटिंग करी, हम लोग सारे लोग उधर ही बैठे हुए थे बरामदा में। तो उसी बीच वो पहले 2 लोग आए कि हमको करंट अकाउंट खोलना है, तो हम लोग बोले कि करंट अकाउंट बिना फर्म का खुलता नहीं है। तो उसके बाद फिर वो आए और उसके बाद 2 लोग और आए, उसके बाद आए और उसके बाद बंदूक निकाल दिए वो सर के ऊपर कि बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर हम लोग को उधर से लाके इधर लाए, इधर लाने के बाद सर के साथ मारपीट किए, 5 हाथ उनको 6 हाथ दिए। गोल्ड का जितना मेरे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारा गोल्ड का। गोल्ड लगभग 5 से 6 करोड़ का गोल्ड है। कैश हमारे पास 5 लाख रुपए है बरही में, और छोटा हथियार, पिस्टल और ऐसे कट्टा लेकर के जो 4 स्टाफ थे सभी को कब्जे में लेकर के करीब 4 लाख कैश और करीब 2 करोड़ का जेवर जो कि बैंक में बंधक के रूप में रखा गया था, उसको लेकर के वो लोग फिर फरार हो गए। हम लोग सभी जगह हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं और बहुत जितने भी हमारे थाने हैं और पड़ोस के जो गया जिले के भी थाने हैं सभी जगह हम लोगों ने चेकिंग लगाई है। और न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने की लूट हुई है? देखिए, अगर लूट की घटना की बात करें तो ये बरही थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की घटना है, जहां बताया जाता है कि लगभग 4 से 5 की संख्या में जो अपराधी है वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है सभी लोगों को अपने कस्टडी में लेते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं। और जो बताया जा रहा है, जो बैंककर्मी बता रहे हैं कि लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का जो जेवरात था, सोना था, गिरवी रखा हुआ था, उसे लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा जो है 5 लाख रुपए की जो नगद की भी चोरी की जाती है। जी ठीक है सुशांत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब खबरें आपको कारोबार की दिखाते हैं। घरेलू शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तेज गिरावट दर्ज की गई है, जहां वैश्विक दबाव और कमजोर निवेशक धारणा के बीच सेंसेक्स 982 अंक लुढ़ककर 76,681 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 275 अंक गिरकर 23,897.95 के स्तर पर आ गया। बाजार में गिरावट के पीछे कई बड़े कारण भी रहे। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया है। और खबरें अब आपको खेल से जुड़ी भी दिखाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 आईपीएल का 34वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 मैच खेलते हुए 4 जीत हासिल की है, जिसके चलते अंक तालिका में आरसीबी तीसरे नंबर पर है। वहीं गुजरात टाइटंस ने 6 मैच में 6 अंक हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो आरसीबी और गुजरात ने आईपीएल में अभी तक 6 मुकाबले खेले, जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 बार जीत दर्ज की है। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने आज अपना 53वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मुंबई स्थित उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में फैंस भी जुटे और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सचिन ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। वो अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ घर से बाहर आए और फैंस के बीच केक काटकर इस दिन को यादगार बना दिया। और अब खबरें आपको मनोरंजन से जुड़ी हुई दिखाते हैं। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ता पूरा कर लिया है। फिल्म में अक्षय अपनी कॉमिक टाइमिंग के जरिए दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होते दिखे। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 84.05 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। फिल्म 100 करोड़ के क्लब से अभी भी दूर है और इसमें शामिल होने के लिए फिल्म को कमाई में तेजी लानी होगी। वहीं दुनिया भर में फिल्म ने 1 हफ्ते के अंदर कुल 135 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है।